हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान अड्डा। वी आर बैक विद द पॉलिटी क्लासेस। आज है क्लास 3 जिसमें हम पढ़ेंगे 1919 और 1935 के इस भारत शासन अधिनियम। इससे पहले हमने पढ़ा है क्राउन रूल और कंपनी रूल के बारे में जानते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या होने वाला है। तो हम पढ़ने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्या आया, उससे पहले हमारा क्या क्या चेंजेस हो चुके थे, ये जानकारी हम ले चुके हैं। उसको एक बार रिकॉल कर लीजिएगा आप पुराने वीडियोस में जाके, जो कि डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। और उसके साथ साथ में अब हम आगे जाएंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में पढ़ेंगे कि क्या क्या चेंजेस आए। तो चलिए चालू करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसमें क्या हुआ, इसमें शुरुआत से हुआ हमारा क्या कि जो भी केंद्र और शासन, केंद्र के पास में जो पूरी पावर आ चुकी थी, तो इसमें 1919 में क्या किया गया, प्रांतों को थोड़ी सी ढील दे दी गई। केंद्र के द्वारा प्रांतों को क्या कर दिया गया, थोड़ी सी ढील दे दी गई, ताकि वह अपने जो भी काम करने वाले हैं वह कर सके। उनकी केंद्र की और प्रांतों के बीच में पृथक्करण कर दिया गया सब विषयों का। और उन विषयों के साथ में अब दूसरा हम देखते हैं कि उन विषयों के जो भी विषय बनाए गए उनमें प्रांतों को शक्तियां दी गई कि आप उन विषयों पर नियम बनाने की शक्तियां रखते हैं। अब यह विषय किस तरीके के थे, किस टाइप के विषय थे, जैसे कि मिलिट्री पावर्स है, कोई भी सिक्योरिटी पावर्स है, या बजट बनाने की शक्ति है। इस तरीके की जो भी फाइनेंसिंग कंडीशन या जो भी तरीके के सब्जेक्ट है, इन तरीके के सब्जेक्टों पर नियम बनाने की शक्तियां किसको दे दी गई थी, प्रोविंसेस को भी मिल गई थी। अब ये हालांकि शक्तियां तो दे दी गई, लेकिन अब आगे और भी इनको थोड़ी सी डिटेल और अच्छे से बता दिया गया कि भैया धोखा मत खाइएगा आप लोग, जो भी है आपको सिर्फ शक्तियां दी गई, प्रांतों को बता दिया गया कि आपको शक्तियां दी गई, लेकिन आप ये मत समझिएगा कि आपको स्वतंत्र कर दिया गया। आप स्वायत्त रूप से कोई भी काम नहीं कर सकते। पूरी पावर किसके हाथ में अभी भी थी, पूरी पावर अभी भी एकात्मक रूप से सुप्रीम कौन था, सुप्रीम सेंट्रल गवर्नमेंट थी। अभी हमारा जो संरचना थी, जो भी व्यवस्था थी, वह कौन सी थी, अभी एकात्मक थी, अभी संघीय व्यवस्था नहीं हुई थी। भले ही थोड़ी थोड़ी इनको शक्तियां दे दी गई थी कि आप अपने सुधार अपने लेवल पे कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को राजा मानने लगे। तो इस तरीके की बात बता दी गई थी। इट फर्दर, अब जो पावर दी गई थी, जो प्रोविंसेस को पावर दी गई थी कि आप अपने नियम बना सकते हैं, इनको भी दो तरीकों से बांट दिया गया। वह दो तरीके कौन कौन से थे, एक था ट्रांसफर्ड, एक था रिजर्व। ट्रांसफर्ड हिंदी में बता दिया जाए तो ट्रांसफर्ड था हस्तांतरित, और रिजर्व मतलब कि आरक्षित। ट्रांसफर्ड में क्या होता था, ट्रांसफर सब्जेक्ट जो भी थे उसमें पूरी पावर किसके हाथ, मतलब कि गवर्नर के लिए ही होता था। हस्तांतरित शक्तियां जो भी थी वह गवर्नर के अधिकार क्षेत्र में ही आती थी, लेकिन इसमें जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी यह किसके लिए उत्तरदायी होता था, यह विधान परिषद के जो भी मंत्री थे उनकी सलाह पर ही उत्तरदायी होता था। जो भी डिसीजन होता था उस पर विधान परिषद की सलाह भी ली जाती थी। लेकिन रिजर्व सब्जेक्ट जो थे, रिजर्व सब्जेक्ट में क्या किया गया, आरक्षित विषयों पर पूर्ण रूप से पावर किसकी थी, गवर्नर की थी। रिजर्व का नाम से ही समझ में आ जाता कि वो तो आरक्षित है उसके लिए, तो उसमें उसको किसी भी चीज़ के लिए किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं थी। उत्तरदायी वह किसी के लिए नहीं था गवर्नर, और पूर्ण रूप से स्वतंत्र था, अपने जो भी काम करने थे उस पर फैसले लेने के लिए स्वतंत्र था। ये कितने शानदार तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट मूर्ख बनाने की कोशिश करती थी, अपने नियमों के साथ में हेर फेर करती थी। पूरी पावर गवर्नर के हाथ में ही हर हाल में रहती थी, वह कहीं छोड़ती नहीं थी। इस तरीके से बात है। तो अब यहीं पर जो हमने सिस्टम देखा कि सब्जेक्ट को क्या किया गया, सब्जेक्ट भी किस तरीके से बांट दिए गए, दो तरीकों पे बांट दिए गए, एक था रिजर्व, एक था ट्रांसफर्ड। अब इस सिस्टम को क्या कहा जाएगा, इस सिस्टम को बोला गया डुअल स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट। जो शासन थे, शासन की द्वैध नीति, तो शासन की द्वैध नीति जो थी उसको, ये सब्जेक्ट, ये जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया, डुअल स्कीम कहाँ से ली गई, यह लिया गया है ग्रीक वर्ड से। और इसी समय में, इसी 1919 के जो अधिनियम हम पढ़ रहे हैं, भारत शासन अधिनियम 1919, इसी में बोला गया कि फर्स्ट टाइम क्या हुआ, बाई कैमरल डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री चालू हुआ। द्विसदनीय व्यवस्थाओं में सीधे रूप से चुनाव कब चालू हुआ, द्विसदनीय व्यवस्थाओं के लिए सीधे रूप से चुनाव कब चालू हुआ, भारत शासन अधिनियम 1919 से चालू हुआ। अब पहली बार चालू हुआ, फर्स्ट टाइम, तो क्वेश्चन में कहीं भी पूछा जा सकता है। अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्या आता है, हमको याद रखना चाहिए कि फर्स्ट,
लास्ट और स्पेशल। अगर कोई भी स्पेशल, कोई भी विशिष्ट घटनाएं घटती हैं, या कोई प्रथम होता है या कोई अंतिम होता है, ये सारी चीज़ें अधिकतर कोई भी एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम बाई कैमरल इलेक्शन जो थे, द्विसदनीय व्यवस्थाएं जो चालू हुई थी सीधे चुनाव के लिए, वो कहाँ से चालू हुई थी? 1919 के अधिनियम से चालू हुई थी। ठीक है, तो दस द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज रिप्लेस्ड बाय द, अब जो भारत का विधान परिषद जो थी, भारतीय विधान परिषद जो थी, उसको दो भागों में बांट दिया गया। जैसे एक थी अपर हाउस और एक को लोअर हाउस। जैसे आज के हम भारत से अगर रिलेट किया जाए तो क्या था, अभी है लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरीके से वहां पर उस टाइम पर अपर हाउस एंड लोअर हाउसेज में बांट दिया गया। द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स, जो भी चुनाव होते थे उसमें जो भी मेजोरिटी होगी वह किसके थ्रू चुनी जाएगी? वह चुनी जाएगी डायरेक्ट इलेक्शन से, सीधे रूप से निर्वाचन होगा। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट। अब इसी के साथ साथ में 1919 के अधिनियम से ही हमको प्राप्त होता है कि 1926 में एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनी और सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बनी। और वह किस काम के लिए बनी? 1926 में जो पब्लिक सर्विस कमीशन बनी वह इसलिए बनी कि जो लोगों को था, सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट किया जाए, ताकि उनसे जो भी काम बढ़ रहे हैं उन कामों को हैंडल करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, रिक्रूटमेंट करने के लिए सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का 1926 में गठन किया गया। इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट। फिर से आ गया कि पहली बार इसी 1919 में पहली बार ऐसा हुआ कि प्रोविंशियल बजट को केंद्र के बजट से, प्रांतीय बजट जो था उसको केंद्र के बजट से अलग कर दिया गया। इससे पहले क्या होता था, केंद्र ने सबको अपना अपना बजट अपने हिसाब से दे देती थी, उसका एक अलग से बजट बनता था और वह अपने हिसाब से सारी चीज़ों को बांट देती थी। अब इसमें क्या हुआ, 1919 के एक्ट में बताया गया कि प्रोविंशियल का अलग बजट होगा, वह अपने हिसाब से, अपनी चीज़ों के हिसाब से, बजट अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बजट बनाएगी और सेंट्रल बजट अपना अलग बनाएगी। आज की डेट में भी हम भारत में देखते हैं क्या होता है, भारत में भी आज भी तो यही है कि सेंट्रल का एक अलग बजट होता है और हर राज्यों का अलग अलग बजट होता है। तो इस तरीके से ये शुरुआत कब से हुई? फर्स्ट टाइम इट सेपरेटेड कब? भारत शासन अधिनियम 1919। हमको क्या करना है, हमको बस एक कड़ी से दूसरी कड़ी को जोड़ते जाना है, एक कड़ी से दूसरी कड़ी को जोड़ते जाना है, ताकि हमको याद रहा आए। हमको रट्टा नहीं मारना है, हम लोगों को क्या करना है, रट्टा नहीं मारना है। आप लोग जो भी हैं, आप लोगों को रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है, बस चीज़ों को याद करते चलिए, चीज़ों को देखते चलिए, शांति से आपको एक बार चीज़ों को सुन लेना है, आपको हमेशा याद रहेगा। आप कहानी देखते हैं, कहानी और मूवीज़ वगैरह देखते हैं, आपको मूवीज़ एक बार के देखने में याद हो जाती है। अगर आप अच्छे से देख रहे हैं तो एक बार में याद हो जाएंगी कि क्या हुआ था, कैसा क्या। मैक्सिमम 90% 80% आप लोगों के में रिटेन हो जाएगा कि अच्छा ये हुआ था। इसी तरीके से आपको क्या करना है, बस चीज़ों को देखते चल रहा है, आपको 70% तो कम से कम रुक ही जाएगा। 30% फिर दोबारा कहीं पे आप जब रिवाइज करेंगे चीज़ों को तो आ जाएगा दिमाग में। तो 70% रिटेन करने के बाद में अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आपको पूरा 100% कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर आता है हमारा कौन सा एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। तो ये क्या हुआ, ये मील का पत्थर साबित हुआ, दूसरा मील का पत्थर साबित हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यहाँ पे बनाने के लिए, भारत में सरकार बनाने के लिए। अब इसमें क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अगर कि भारत शासन अधिनियम में छोटे जो एग्ज़ाम होंगे उनमें, जिसमें फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उनमें सीधे तौर पर क्वेश्चन आ सकता है कि भारत शासन अधिनियम में कितने सेक्शंस या कितनी अनुसूचियाँ थीं। तो हम बता सकते हैं 321 सेक्शंस थे और 10 शेड्यूल्स थे। सीधे क्वेश्चन का आंसर हमको पता चल गया, अब हमको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, अब इसमें विशेषताएं क्या थी हमारी, फीचर्स ऑफ द एक्ट क्या थे, इट प्रोवाइडेड द एस्टेब्लिशमेंट। इसने क्या किया, इस अधिनियम के तहत में अभी चर्चा कर रहे थे ना हम लोग कि जो संघीय व्यवस्था थी वह कहाँ मिलेगी हमको, संघीय व्यवस्था 1935। अब हम धीरे धीरे बहुत पास आ गए हैं निर्माण के, संविधान निर्माण होने वाला है, उसके हम बहुत पास आ गए हैं, संघीय व्यवस्था आ गई है। अब हमारा भारत का संविधान कहीं ना कहीं यहाँ से तैयार होना चालू हो जाएगा। इसीलिए बोला गया है कि 1950 का जो संविधान हमारा तैयार हुआ वह 1935 के जो भारत शासन अधिनियम है उसका अधिकांश रूप से प्रतिरूप है या प्रतिकृति है। ठीक है,
तो इसमें क्या किया गया, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। इसमें 3 सूचियां बनाई गई। 3 सूचियां किस तरीके से, फेडरल लिस्ट जिसमें सेंट्रल के उन 59 सब्जेक्ट्स थे जिसमें वह अपने नियम बना सकता था, उसमें कार्य कर सकता था। प्रोविंशियल लिस्ट थी, प्रांतों के लिए विषय थे जिसमें 54 आइटम्स थे। कॉन्करेंट लिस्ट थी जिसमें केंद्र और प्रांत दोनों मिलके चर्चा बना कर सकते थे और उनमें कार्य कर सकते थे उन सब विषयों पर। तो ये 3 तरीके की सूचियां बनाई गई। अब इन्हीं 3 तरीके की सूचियों को अभी हम जब संविधान पढ़ना चालू करेंगे, और अगर आपको याद होगा तो आपने एनसीईआरटी बुक जिसने भी पढ़ी होंगी तो उनको पता होगा, जो भी बेसिक्स थोड़ा बहुत जानते होंगे, तो ये सारी लिस्ट हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में भी हैं। इन पावर्स, ये जो लिस्टें हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखने मिलती हैं, जिस पर 3 तरीके से डिवाइड किया गया है। और जो भी पावर बची थी, फेडरल हो गया हमारा, प्रोविंशियल हो गया, और कॉन्करेंट जिसमें दोनों प्रोविंस और कॉन्करेंट प्रोविंस और सेंटर दोनों मिलके जो जिन सब्जेक्टों में काम कर सकते हैं वह कौन सी होगी, कॉन्करेंट लिस्ट। और फिर इसके बाद में जो भी शक्तियां बचती हैं, जो भी सब्जेक्ट बचते हैं, उन पर शक्तियां किसके हाथ में होती हैं, उनके अधिकार किसके हाथ में होते हैं, वह 1935 में बोला गया कि वायसराय के हाथ में होगा। However, the federation never came into being। तो इस तरीके से क्या हुआ, जो भी रेसिड्यूरी पावर थी, जो भी अपशिष्ट ताकतें बची, सब्जेक्ट बचे, विषय बचे, वह किसके हाथ में थे, वह वायसराय के हाथ में थे। ठीक है। अब इसी 1935 के अधिनियम में हमको देखने मिलता है कि जो भी डायआर्की सिस्टम था, जो भी द्वैध शासन व्यवस्था चल रही थी, द्वैध नीतियां चल रही थी भारत सरकार की प्रोविंसेस में, उनको खत्म करके क्या किया गया, प्रांतों को स्वतंत्रता दे दी, प्रांतों को स्वायत्तता दे दी। अभी वहां पर उनको ढील नहीं दी गई थी 1919 में। अब लेकिन 1935 में हम पढ़ रहे हैं कि प्रांतों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दिया गया। क्यों? क्योंकि अब हम देखते हैं यहाँ पे संघीय व्यवस्था भी तो हो गई है। यहाँ पर 1935 में संघीय व्यवस्था हो गई है, जिस कारण से सभी को हिस्सेदारी, सभी अपने रूप अपने अपने तौर से, अपने तरीकों से पूर्ण रूप से भागीदारी देने के लिए सक्षम बनाया जा रहा है। जिसमें क्या किया गया, प्रोविंसेस को, प्रांतों को पूर्ण रूप से स्वायत्तता दे दी गई भारत में। मोरओवर द एक्ट इंट्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। अब यहाँ पर जो भी एक्ट इंट्रोड्यूस किए जाएंगे वह रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस। तो वह किसके लिए उत्तरदायी होंगे, वह वहाँ की सरकार के लिए उत्तरदायी होंगे, प्रांतों की सरकार के लिए। दैट इज द गवर्नर वॉज रिक्वायर्ड टू एक्ट विद द एडवाइस ऑफ। जो कि क्या की जाएंगी, जो भी गवर्नर एक्ट तो लेगा, एक्ट तैयार करेगा, वहाँ पे इंट्रोड्यूस करेगा, लेकिन किसकी सलाह से, वहाँ के विधान परिषद के जो भी सदस्य हैं, लेजिस्लेटिव प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो हैं, उनकी सलाह से, उन मंत्रियों की सलाह से ही वहाँ पर कोई भी एक्ट को इंट्रोड्यूस करेगा। और इसी में हम देखते हैं 1935 के अधिनियम का जो है ये प्रभाव था 1937 में चालू होता है और कब खत्म हो जाता है, डिसकंटिन्यूड इन 1939, 1939 में यह प्रभाव खत्म कर दिया जाता है। ठीक है। It provided the adoption of diarchy at the center, consequently the federal subject were divided। इसी 1935 में क्या किया गया, डायआर्की सिस्टम प्रोविंसेस से खत्म तो कर दिया गया और सेंट्रल में ले आया गया, केंद्रों में ले आया गया। और केंद्र में क्या, किस तरीके पे ले आया गया, फेडरल सब्जेक्ट को 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया। जो फेडरल सब्जेक्ट है, हम लोगों ने अभी लिस्ट पढ़ी ना कि फेडरल था और फिर उसके बाद में प्रोविंशियल था और कॉन्करेंट था। तो फेडरल जो सब्जेक्ट थे, जो कि सेंटर जिस पे चर्चा करेगी, उसको 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया। कौन कौन से, जो हमने 1919 के एक्ट में पढ़े थे कि क्या था, ट्रांसफर्ड और रिजर्व। तो यहाँ पे 1935 के अधिनियम में फेडरल सब्जेक्ट्स को 2 पार्ट में डायआर्की में डिवाइड कर दिया गया, ट्रांसफर्ड और रिजर्व में। लेकिन हालांकि ये बातें पूर्ण रूप से काम नहीं आ पाई और यह एक लिखित तौर पर बस रह गया। इट इंट्रोड्यूस्ड बाई कैमरलिज्म। इसी अधिनियम के तहत 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में क्या कर दिया गया, बाई कैमरलिज्म, यानी कि द्विसदनीय व्यवस्था। जो कि लोकसभा और राज्यसभा का सिस्टम हमने पढ़ा था ना, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, वह क्या जो है 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में यह चीजें लागू कर दी गई। अब वह 11 में से जो 6 प्रांत थे, वह कौन कौन से 6 प्रांत थे, बंगाल, बिहार, बॉम्बे, मद्रास, असम एंड द यूनाइटेड प्रोविंसेस। तो अब इसको रट्टा मारेंगे आधे से ज़्यादा लोग, तो रट्टा नहीं मारना, अभी याद कर लेना है अपन को। कौन कौन से थे, बॉम्बे, बिहार, बंगाल, मद्रास, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस।
बंगाल, बॉम्बे, बिहार, असम, यूनाइटेड प्रोविंसेस सॉरी। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या किया गया, द्विसदनीय व्यवस्थाएं ला दी गई। इट फर्दर एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ, अब इसी में हमने देखा कि मतदान का जो अधिकार था, यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे जो था मतदान का अधिकार वह बढ़ा दिया गया। किसके लिए? सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस, जो भी दबे हुए जो पिछड़े वर्ग के लोग थे उनके लिए भी मतदान का अधिकार उनको प्राप्त हुआ, महिलाओं को हुआ, साथ ही साथ में जो लेबर वर्कर्स थे उनको भी हुआ। अब हमने 1909 में भी पढ़ा था कि 1909 में भी कुछ ऐसा मतदान का पृथक मतदान का अधिकार है, तो वो एक सीमित था, वह एक रिच क्लास फैमिली या इस तरीके से था। यहाँ पर 1935 में लगभग सारे लोगों को मतदान का अधिकार प्राप्त होने लगा था। 1935 के अधिनियम में ये चीज़ हमको मिलती है। अब इसको थोड़ी और डिटेल में समझ लेते हैं कि कम से कम जो टोटल पॉपुलेशन होगी उस टोटल पॉपुलेशन का कम से कम 10% पॉपुलेशन को क्या मिल गया, मतदान की शक्ति मिल गई, मतदान का अधिकार मिल गया। लगभग कम से कम 10%, आज की डेट में भी हमारे पॉपुलेशन में 10% लोगों का मतदान का अधिकार प्राप्त होता है। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिजर्व बैंक, इसी अधिनियम के तहत हमने क्या किया, आरबीआई, हमको आरबीआई स्टेबल किया गया। इसी अधिनियम के तहत हम पढ़ते हैं कि आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि आजकल सेंट्रल बैंक माना जाता है, उसको स्टेबल किया गया। और इसी में देखते हैं कि हमको क्या मिलता है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, इसी 1935 अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 में और भी चीज़ें हमको मिलती हैं जो कि संघीय व्यवस्थाओं को लेती जाती हैं, ना केवल संघीय सर्विस कमीशन बोल के फेडरल सर्विस कमीशन, बल्कि प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन का भी गठन किया गया। एंड द जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द 2 और द मोर प्रोविंसेस, और कई प्रांतों में जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को भी बनाया गया। और इसी के साथ साथ में 1937 में फेडरल कोड, इसी के साथ साथ में क्या किया गया, फेडरल कोड की भी तैयारी की गई। कब की गई? 1935 में जो भी अधिनियम आए, तो 1937 में 1937 में फेडरल कोड बनाया गया, संघीय न्यायालय। तो इस तरीके से हमारा आज हमने पढ़ लिया कि 1935 में क्या हुआ, 1919 में क्या हुआ। अब कई लोगों को सोच रहे होंगे कि इतिहास में तो हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, ये तो बहुत ब्रीफ डिस्कशन यहाँ पे हुआ, छोटी सी चीज़ हमने पढ़ ली यहाँ पे। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको पॉलिटी में सिर्फ हमें पॉलिटी से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है, जिसमें हमको आइडिया हो जाए कि हमको जो भारत शासन, जो भी भारत में अभी संविधान निर्माण होने वाला है, वह कैसे हुआ, उसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी, उसमें क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ से ली गई, ये सारी चीज़ें हमको कहाँ से मिलेंगी। इन सारी चीज़ों को पढ़ा हमने 1774 में, फिर 1783 में। इस तरीके से हमको जो भी क्राउन रूल तक आए, क्राउन रूल के बाद में 1909 हमने पार्लियामेंटो पढ़ा, फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 पढ़ा, फिर यहाँ पे भारत शासन अधिनियम 1935 पढ़ लिया। तो ये सारी चीज़ों में जो चीज़ें, काफ़ी चीज़ें हमको मिलेंगी जो हमारे संविधान में भी शामिल की गई हैं। तो इसका आइडिया ले लिया हमने, जो चीज़ें ज़रूरी हैं बस उसको हमको पढ़ना है। अगर किसी को लगता है, किसी को ज़रूरत पड़ती है पीडीएफ की, तो वह कमेंट बॉक्स पे आए, बताए कि उसको पीडीएफ की ज़रूरत है, तो उसको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। और पॉलिटी को बस आपको रट्टा मारना छोड़ देना है, कि रट्टा मारने से कभी आप लोगों को कुछ नहीं होने वाला, हासिल होने वाला है। आपको करना क्या है, आपको शांति से, जिस तरीके से मूवी को देखते हैं तो मूवी मैक्सिमम याद हो जाती है ना, बिल्कुल दिमाग में बस जाती है, बस उसी तरीके से आपको इसको एक बार पूरा देख लेना है, शुरुआत से लेके अंत तक पूरा देखना है, कहीं भी मिस नहीं करना है, ताकि आपको पूरी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो। कोई भी चीज़ आप मिस करेंगे तो क्या होगा, वो चीज़ गायब हो जाएगी। तो ये पूरे देख लेना है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको, अपना जो रेंज है उसको अपन को बड़ा करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स सर्कल में आपको शेयर कीजिए और फैलाइए, इसको फैलाइए, ताकि और बड़ी क्लास हो जाए और पढ़ाने में मजा आए। और जो भी डाउट है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पे आइए और कमेंट करिए। कोई भी सजेशंस देना चाहते हैं, सजेशंस दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलिए। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा। थैंक यू।